जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम सब्जेक्ट की है और जो वीडियो का टॉपिक है वो है स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट्स। तो जैसा हमने आपको पार्ट 1 में ही बहुत अच्छे से बताया था कि जो वीडियो है ये 2 पार्ट में रहेगी। आज की जो वीडियो है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था कि स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया क्या है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद इसको देखें। पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए फिर इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो देखो, ये जो टॉपिक है स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। वैसे तो आपको भी पता है कि इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स हैं। तो क्या हमें सभी स्टेट का एक एक करके उसमें कृषि की स्थिति के बारे में जानना है? तो देखो, ऐसा नहीं है। आप टॉपिक में भी देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। हम ये कोशिश जरूर करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में कृषि की स्थिति के बारे में बताया जाए और आपसे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि आप भी एग्जाम में लगभग 10 से 15 राज्यों में कृषि की स्थिति के बारे में लिख के आना। अगर आप इससे कम लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर काट सकता है। हाँ, अगर इससे ज़्यादा लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करना कि 10 से 15 के बीच में तो आप लिख के ही आए। अब एक एक करके राज्यों में कृषि की स्थिति के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम आपको वीडियो का फॉर्मेट समझा देते हैं, इससे आपको आगे समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो देखो, हम राज्यों में कृषि की स्थिति को समझने के लिए ना हम 3 चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि उस राज्य में मुख्य फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं। फिर देखेंगे उस राज्य में कृषि की क्या विशेषताएं हैं और वहां पर क्या चुनौतियां हैं। तो एक एक करके राज्यों में कृषि की स्थिति को समझते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो देखो, जो उत्तर प्रदेश है उसमें मुख्य फसलें हैं जो उगाई जाती हैं वो हैं गेहूं, धान, गन्ना, आलू और तिलहन। बात करें यहाँ की कृषि की विशेषता की, तो गन्ना, गेहूं और आलू उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। यानी जो उत्तर प्रदेश है वो गन्ना, गेहूं और आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है भारत में। बात करें यहाँ पे क्या चुनौतियां हैं कृषि में, तो सिंचाई के लिए भूजल पर अत्यधिक निर्भरता और जल संसाधनों का घटता है स्तर। तो देखो, आपको भी पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश से किसान है ना, वो इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब जब ग्राउंड वाटर का यानी भूजल का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, तो जो ग्राउंड वाटर है ना उसमें बहुत तेज़ी से कमी आएगी या उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरेगा। तो ये यहाँ पे समस्या है, यानी जो भूजल है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। इंग्लिश में देखो तो जो उत्तर प्रदेश है उसकी मेन क्रॉप्स हैं व्हीट, राइस, शुगर कैन, पटाटो एंड ऑयल सीड। फीचर्स की बात करें तो रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन, व्हीट एंड पटाटोज। चैलेंजेस की बात करें तो हैवी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन एंड डिक्रीजिंग वाटर रिसोर्सेज। इसके बाद नेक्स्ट है पंजाब में कृषि की स्थिति। तो देखो, जो पंजाब की मुख्य फसलें हैं वो हैं गेहूं और धान। बात करें यहाँ की विशेषता की, तो इसे भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। हरित क्रांति के कारण कृषि में बड़ी प्रगति हुई। यानी देखो, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ना उसका सबसे ज़्यादा जो फायदा मिला था वो पंजाब को मिला था। इसलिए यहाँ पे गेहूं, धान का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि जो यहाँ पंजाब के किसान हैं उनके पास एक तो एग्रीकल्चर एरिया बहुत ज़्यादा है, दूसरा उनके पास मशीनरी भी बहुत ज़्यादा है। बात करें यहाँ पे चुनौतियां की, तो भूजल स्तर में गिरावट, यानी जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा था कि जो भूजल है उसमें बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। क्यों? क्योंकि जो पंजाब के किसान है वो भी इरिगेशन के लिए भूजल का ही बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। और साथ ही मृदा प्रदूषण भी यहाँ की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि जो पंजाब के किसान हैं वो कृषि में बहुत ज्यादा रसायनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि आपके फर्टिलाइजर हो गए, आपके पेस्टिसाइड्स हो गए, तो इनका बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिससे जो मृदा है वो प्रदूषित हो रही है। इंग्लिश में देखो तो जो पंजाब है उसकी मेन क्रॉप्स हैं व्हीट एंड राइस। फीचर्स की बात करें, इट इज कॉल्ड ग्रेनरी ऑफ इंडिया। देयर वाज ग्रेट प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। चैलेंजेस की बात करें, डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर लेवल एंड सॉइल पॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा। तो देखो, जो हरियाणा है उसकी मुख्य फसलें हैं गेहूं, धान और बाजरा। यहाँ की विशेषता की बात करें तो उन्नत सिंचाई प्रणाली और उच्च पैदावार। तो देखो, जो हरियाणा है ना उसमें सिंचाई के लिए एडवांस इरिगेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपका ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया। साथ ही यहाँ पर जो पैदावार है यानी जो प्रोडक्शन है,
जो प्रोडक्टिविटी है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। देखो, एक होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है कि कुल कितना उत्पादन हुआ, और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन हुआ। तो जो आपका हरियाणा है वहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। साथ ही यहाँ पर चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियाँ क्या हैं? तो जल संकट और कृषि क्षेत्र में बढ़ता शहरीकरण। इंग्लिश में देखो, हरियाणा की मेन क्रॉप्स हैं व्हीट, राइस एंड बाजरा। फीचर्स की बात करें तो एडवांस इरिगेशन सिस्टम्स एंड हाई प्रोडक्टिविटी। चैलेंजेस, वाटर स्कार्सिटी एंड इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इन एग्रीकल्चरल एरियाज। इसके बाद नेक्स्ट है, 1 मिनट। ये जो टॉपिक है ना ये थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि इसमें हमें राज्यों की स्थिति के बारे में जानना है, इसलिए इसमें समझाने वाली चीज़ें कम हैं और याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। इसलिए आप कोशिश करना कि जितना भी हम बता रहे हैं ना आप उसको नोट करते रहें, क्योंकि जब आप उसको नोट करोगे ना तो आपको ये याद आसानी से हो जाएगा। बाकी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जितना आसान हो सके उतनी आसान तरीके से आपको समझाया जाए। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेट है वो है राजस्थान। तो देखो, जो राजस्थान है उसकी मुख्य फसलें हैं बाजरा, जौ, गेहूं, ग्वार और मूंग। विशेषता की बात करें तो बाजरा उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान, यानी जो बाजरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है भारत में वो राजस्थान है। यहाँ पे चुनौती की बात करें तो पानी की कमी यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है। इंग्लिश में देखो तो यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं बाजरा, बारले, व्हीट, ग्वार और मूंग। फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट इन इंडिया इन बाजरा प्रोडक्शन। चैलेंजेस, वाटर सिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है वो है उत्तराखंड। तो देखो, जो उत्तराखंड की मुख्य फसलें हैं वो हैं चावल, गेहूं, मक्का। यहाँ की विशेषता की बात करें तो पहाड़ी कृषि और जैविक खेती यहाँ की विशेषता है। पहाड़ी कृषि में जिसको हम स्टेप फार्मिंग कहते हैं वो यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे की जाती है। साथ ही जो यहाँ के किसान है ना वो बिना रसायन के या कम से कम रसायनों के उपयोग किए बिना वो कृषि करते हैं, जिसको कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। वो यहाँ पर बड़े लेवल पे की जाती है, यानी जो यहाँ के किसान हैं वो बिना रसायन के उपयोग किए खेती करते हैं। चुनौतियों की बात करें, प्राकृतिक आपदाएं, तो उत्तराखंड में हर साल बारिश, भूस्खलन और बर्फबारी के कारण कृषि कार्यों में रुकावट आती है। तो देखो, पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ी प्रॉब्लम तो रहती ही है, जैसे मान लो किसी साल बारिश ज़्यादा हो गई या अचानक से बारिश ज़्यादा हो गई तो फसलों को नुकसान पहुंचा देगी। बर्फबारी हो गई तो उससे ही फसल जो आपकी एग्रीकल्चर है वो प्रभावित होगी। तो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं उत्तराखंड में। इंग्लिश में देखो तो यहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं वो है राइस, व्हीट और मेज। फ्यूचर्स की बात करें तो माउंटेन फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। चैलेंजेस हैं नेचुरल डिजास्टर, एवरी ईयर इन उत्तराखंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर डिस्टरप्टेड ड्यू टू रेन, लैंडस्लाइड्स एंड स्नोफॉल। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है वो है बिहार। तो जो बिहार है उसकी मुख्य फसलें हैं धान, गेहूं, मक्का, दलहन और गन्ना। एक बात और याद रखना कि जो बिहार है ना वो मखाना का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, यानी जितना भी मखाने का प्रोडक्शन होता है उसका 80% अकेले बिहार ही करता है। साथ ही जो लीची है उसके उत्पादन में भी बिहार प्रथम स्थान पर है। विशेषता की बात करें तो यहाँ पर उपजाऊ गंगा का मैदान है, यानी यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। चुनौतियों की बात करें तो छोटे और सीमांत किसान। तो देखो, ये बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर 90% जो किसान हैं वो ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम एरिया है, और जो है भी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। इससे यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। साथ ही बाढ़ यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है। गंगा, कोसी और गंडक जैसी नदियों के कारण हर साल बाढ़ आती है, और बाढ़ से क्या होता है तो आपको भली भांति पता है कि जो एग्रीकल्चर है या कहें जो फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इंग्लिश में देखो, यहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं पैडी, व्हीट, मेज, पल्सेस एंड शुगर कैन। बिहार इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मखाना एंड लीची। फीचर्स की बात करें तो फर्टाइल गंगाटिक प्लेन्स। चैलेंजेस की बात करें तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, अबाउट 90% ऑफ फार्मर्स फॉल अंडर द स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी। Floods, rivers like गंगा, कोसी एंड गंडक cause floods every years। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट है
हिमाचल प्रदेश। तो देखो जो हिमाचल प्रदेश की मुख्य फसलें हैं वो हैं सेब, आलू और नाशपाती। विशेषता की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को फलों का राज्य भी कहा जाता है। यहाँ सेब, आलू, नाशपाती का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। चुनौतियों की बात करें तो अधिकतर भूमि असमतल और पहाड़ी है। आपको भी पता है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ी एरिया होने की वजह से क्या होगा, तो वहाँ पर जो भूमि है वो समतल नहीं होगी बल्कि ऊबड़ खाबड़ होगी। इंग्लिश में आप खुद पढ़ लेना, इसमें समझाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश। तो देखो जो मध्य प्रदेश है उसकी मुख्य फसलें हैं गेहूं, सोयाबीन, चना, अरहर, उड़द और मूंग। विशेषता की बात करें तो यहाँ पर दलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। सोयाबीन के उत्पादन में जो मध्य प्रदेश है वो पहले नंबर पर है। चुनौतियों की बात करें तो अधिकांश किसानों के पास छोटे छोटे खेत हैं और उत्पादकता कम है। तो देखो जो मध्य प्रदेश है ना, उसमें जो किसान है उनके पास जो भूमि है ना वो छोटे छोटे टुकड़ों में है। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में रहेगी तो उससे जो उत्पादन है ना वो उत्पादन नहीं बल्कि जो प्रोडक्टिविटी यानी जो उत्पादकता है वो बहुत कम रहती है। इंग्लिश में देखो यहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं वीट, सोयाबीन, चना, अरहर, उड़द और मूंग। फीचर्स की बात करें तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, रैंक फर्स्ट इन सोयाबीन प्रोडक्शन। चैलेंजेस, मोस्ट ऑफ द फार्मर हैव स्मॉल लैंड होल्डिंग एंड प्रोडक्टिविटी इज लो। इसके बाद नेक्स्ट है गुजरात और महाराष्ट्र। तो देखो गुजरात और महाराष्ट्र की जो मुख्य फसलें हैं वो हैं कपास, मूंगफली, तंबाकू, गन्ना और सोयाबीन। विशेषता की बात करें तो गुजरात भारत में मूंगफली और महाराष्ट्र कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी देखो जो गुजरात है वो मूंगफली का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, यानी पहले स्थान पर आता है मूंगफली के प्रोडक्शन में, और जो महाराष्ट्र है वो कपास के उत्पादन में पहले नंबर पर आता है। तो ये आप कहीं पर नोट कर लेना है। इंग्लिश में देखो मेन क्रॉप्स हैं बीट। एक मिनट, ये गलत हो गया, ये यहाँ से कॉपी हो गया है ना ये वाला, तो इसको आप खुद लिख लेना। कपास आपका कॉटन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, तंबाकू हो गया, शुगर कैन हो गया और सोयाबीन आप इंग्लिश में लिख लेना। फीचर्स की बात करें गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट एंड महाराष्ट्र इन कॉटन। इसके बाद नेक्स्ट है तमिलनाडु। तो देखो तमिलनाडु की जो मुख्य फसलें हैं वो हैं चावल, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का और दालें। यहाँ की विशेषता की बात करें तो आधुनिक सिंचाई प्रणाली, अधिक उत्पादन के लिए उन्नत बीज और तकनीकी का उपयोग। तो देखो जो तमिलनाडु है ना उसमें एरीगेशन के लिए आधुनिक सिंचाई प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। साथ ही यहाँ के जो किसान है ना वो उन्नत बीज और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं एग्रीकल्चर में। चुनौतियों की बात करें तो जल संकट यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है और शहरीकरण के कारण कृषि भूमि में कमी आ रही है। इंग्लिश में देखो मेन क्रॉप्स हैं राइस, जुबार, रागी, मिलेट, मेज एंड पल्सेस। फीचर्स मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम, यूज ऑफ एडवांस सीड एंड ये टेक्नोलॉजी कर लेना इसको फॉर हायर प्रोडक्शन। चैलेंजेस वाटर स्कार्सिटी, रिडक्शन इन एग्रीकल्चर लैंड ड्यू टू अर्बनाइजेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है वो है केरल। केरल की जो मुख्य फसलें हैं वो है नारियल, रबड़ और मसाले। विशेषता की बात करें तो केरल मसाले उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है, विशेष रूप से काली मिर्च और इलायची के लिए प्रसिद्ध है। यानी देखो जो आपका केरल है वो काली मिर्च और इलायची के उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है वो मसालों का किया जाता है। तो यह बात आप याद रखना। चुनौतियों की बात करें तो मानसून पर निर्भरता। तो देखो जो यहाँ के किसान है ना वो मानसून पर बहुत निर्भर हैं, यानी यहाँ पर जो एरीगेशन है उसकी फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, बल्कि वो मानसून यानी जब बारिश होती है तो उसी पर निर्भर होते हैं। और मानसून पर निर्भरता का नुकसान क्या होता है कि अगर किसी साल बारिश कम होती है या किसी साल बारिश ज़्यादा हो जाती है, दोनों ही केस में फसल प्रभावित हो सकती है। इंग्लिश में देखो यहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं वो हैं कोकोनट, रबर और स्पाइसेस। फीचर्स की बात करें केरला इज अ मेजर सेंटर फॉर स्पाइस प्रोडक्शन, स्पेशली नॉन फॉर ब्लैक पेपर एंड कार्डमम। चैलेंजेस की बात करें तो डिपेंडेंस ऑन मानसून। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है वो है झारखंड। यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो है धान, गेहूं, मक्का, अरहर, मूंगफली और आलू। विशेषता की बात करें राज्य की जलवायु कृषि के लिए उपयुक्त है,
राज्य की 80% से अधिक कृषि भूमि मानसून पर निर्भर है। तो देखो जो झारखंड है ना, उसकी जो जलवायु यानी जो क्लाइमेट है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम पता नहीं क्या है कि वहाँ की जो 80% से ज़्यादा भूमि है ना वो मानसून पर निर्भर है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एरिया मानसून पर निर्भर है। और अगर मानसून पर निर्भर रहेगा तो हम आपको बता चुके हैं कि इससे प्रॉब्लम क्या है। यानी अगर मान लो किसी साल बारिश नहीं होती है तो ये फसल खराब हो जाएगी, और बारिश ज़्यादा हो जाती है तो ये फसल खराब हो जाएगी। चुनौतियों की बात करें तो पानी की कमी और सिंचाई के संसाधनों की कमी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। इंग्लिश में देखो यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं राइस, व्हीट, मेज, अरहर और ग्राउंडनट और पटाटो। फीचर्स की बात करें, द क्लाइमेट ऑफ द स्टेट इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ओवर 80% ऑफ द स्टेट एग्रीकल्चर लैंड डिपेंडेंट ऑन मानसून। चैलेंजेस की बात करें, वाटर स्कार्सिटी एंड लैक फॉर इरिगेशन फैसिलिटीज। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है वो है पश्चिम बंगाल। तो देखो पश्चिम बंगाल की जो मुख्य फसलें हैं वो है चावल, जूट, चाय, केला, अनानास और लीची। विशेषता की बात करें तो जूट उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। यहाँ गंगा, दामोदर और तीस्ता जैसी नदियों के कारण जल स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। तो देखो जो पश्चिम बंगाल है ना, वहाँ एरीगेशन की बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कई सारी नदियाँ हैं तो उनसे आसानी से एरीगेशन हो जाती है। चुनौतियों की बात करें तो यहाँ पर बाढ़ और चक्रवात। मानसून के दौरान अक्सर बाढ़ और चक्रवात कृषि को नुकसान पहुँचाते हैं। तो देखो जब नदियाँ ज़्यादा हैं तो बाढ़ की समस्या तो रहेगी ही, साथ ही चक्रवात। चक्रवात क्यों? क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है ना वो समुद्री एरिया है, यानी वहाँ समुद्र के किनारे है वो, जिससे वहाँ चक्रवात आते रहते हैं। और यही जो बाढ़ और चक्रवात हैं वो वहाँ पर फसल को या कहें एग्रीकल्चर को काफ़ी प्रभावित करते हैं। दूसरी समस्या है राज्य में ज़्यादातर किसान छोटे और सीमांत हैं। यानी जो पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर किसान हैं उनके पास या तो 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम एरिया है, यानी वहाँ पर जो भूमि है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। इसका नुकसान क्या होता है तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो पाती। इंग्लिश में देखो यहाँ की मीन्स क्रॉप्स हैं वो है राइस, जूट, टी, बनाना, पाइन एप्पल एंड लीची। फीचर्स की बात करें तो जो वेस्ट बंगाल है वो जूट के प्रोडक्शन में पहले नंबर पर आता है। साथ ही यहाँ पर जो वाटर रिसोर्स है ना वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नदियाँ हैं गंगा, दामोदर और तीस्ता। चैलेंजेस की बात करें तो फ्लड्स एंड साइक्लोन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही जो यहाँ के ज़्यादातर किसान है ना वो स्मॉल एंड मार्जिनल हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है वो है असम। तो देखो जो असम की मुख्य फसलें हैं वो हैं चाय और चावल। विशेषता की बात करें तो ये चाय उत्पादन में अग्रणी है, यानी जो असम है वो चाय उत्पादन में पहले स्थान पर आता है, पहले नंबर पर आता है। चुनौतियों की बात करें तो बाढ़ यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है। इंग्लिश में देखो यहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं वो है टी और राइस। फीचर्स की बात करें तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। चैलेंजेस फ्लड्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट है, देखो यहाँ पर हमने कई स्टेट का एक साथ दे दिया है। क्यों? क्योंकि जो पूर्व उत्तर राज्य हैं ना उनमें कृषि लगभग समान ही है, इसलिए आप इनको एक साथ लिख देना। तो इसमें जो राज्य हैं वो है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम। यहाँ की अगर मुख्य फसलों की बात करें तो चावल, ज्वार, बागवानी। बागवानी में आपका आम, पपीता और अनानास प्रमुख हैं। विशेषता की बात करें तो झूम खेती और जैव विविधता। तो देखो जो यहाँ के किसान है ना वो झूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो किसान होते हैं पहले एक जगह खेती करते हैं, उसके बाद जब वहाँ की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। तो यहाँ के जो किसान है वो झूम खेती करते हैं। साथ ही यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। जैव विविधता क्यों ज़्यादा है? क्योंकि देखो अगर आप वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ अधिकांश लोग आपको आदिवासी देखने को मिलेंगे। साथ ही वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ की विशेषता है। चुनौतियों की बात करें तो सीमित कृषि तकनीकी और खराब कनेक्टिविटी। तो देखो यहाँ के जो किसान हैं उनके पास कृषि तकनीकी ज़्यादा नहीं है। आप अगर वहाँ पर घूमने जाएं तो आप देखेंगे वहाँ आपको शायद ही ऐसे कोई किसान मिले जिनके पास ट्रैक्टर हो या एरीगेशन की फैसिलिटी हो, बल्कि वो झूम खेती करते हैं और परंपरागत तरीकों से कृषि करते हैं। उनके पास तकनीकी नहीं है एग्रीकल्चर करने के लिए। साथ ही वहाँ पर खराब कनेक्टिविटी है, यानी जो रोड्स हैं वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं है। अगर
आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। कुछ अगर मेन राज्यों की बात करें, जैसे अगर मान लो आप अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम जा रहे हो तब आपको कुछ रोड ठीक मिल जाए, लेकिन अगर आप किसी भी राज्य में अंदर घूमें तो वहाँ आपको रोड कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा खराब देखने को मिलेगी। इंग्लिश में देखो, यहाँ की मीन्स क्रॉप हैं राइस, जुवार, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं मैंगो, पपाया और पाइनएप्पल। फीचर्स की बात करें तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम फार्मिंग एंड रिच इन बायोडाइवर्सिटी। चैलेंजेस, लिमिटेड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स एंड पुअर कनेक्टिविटी। तो वीडियो यहीं पे आकर कंप्लीट होती है। वीडियो थोड़ी सी हार्ड थी, हम आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।